नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं संस्कृति जैन। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। अब हर सियासी मुद्दे का एक सिरा लोकसभा की जंग से जुड़ता दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 24 का चक्रव्यूह। बाईस जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव का माहौल है। पूरा देश राममय है, तो सियासत इससे अछूती कैसे रह सकती है। पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। इधर पूर्व सीएम उमा भारती के बयान भी चर्चा में है। 2024 चुनाव से पहले भगवा होती सियासत पर देखिए ये खास रिपोर्ट। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासत भी भगवा रंग में रंगती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर राम नाम का जाप तेज हो गया है। हनुमान भक्त कमलनाथ ने एक बार फिर कहा कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर बना है। देखिए, सवाल क्या है, राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है। सबका अधिकार है राम मंदिर पर। एक तरफ कांग्रेस में राम मंदिर को लेकर असमंजस है, तो पार्टी लाइन से इतर नाथ ने राम मंदिर जाने की बात कहकर एक बार फिर सनातन और हिंदुत्व पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। इधर नाथ के बयान पर लोहा गर्म था, तो बीजेपी ने भी हथौड़ा मारने में देर नहीं लगाई। वर्तमान में कांग्रेस के दिल्ली में जो हालात हैं, केंद्र में जो हालात हैं, वो बदतर हैं। वो जानते हैं कि रिटायरमेंट की पॉलिटिक्स केवल मध्य प्रदेश में वापस रह के हो सकती है, क्योंकि यहाँ वो फादर फिगर हैं, पीसीसी अध्यक्ष रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। तो रिटायरमेंट की पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में निकल जाएगी, क्योंकि दिल्ली के हालात जिस प्रकार के बने हुए हैं और जिस प्रकार का नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसमें उनको एडजस्ट करना मुझे लगता है मुश्किल होगा। वो पिछले दिनों कई मंचों पर इस मध्य प्रदेश ने देखा है। पूर्व सीएम कमलनाथ के मध्य प्रदेश लौटने के साथ ही उनके बयान ने ठंडी राजनीति में गर्माहट घोल दी है। उधर दिग्विजय सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शंकराचार्यों के बदले नेताओं की मौजूदगी पर सवाल उठाया, तो उनके साथ मध्य प्रदेश की एक और पूर्व सीएम का बयान चर्चा में है। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मंदिर का श्रेय कार सेवकों को दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को एक गोत्र का बताया, तो साथ ही पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को मंदिर आने का न्योता भी दे दिया। इसका श्रेय कोई नहीं ले सकता। नंबर एक तो इसका श्रेय मिलेगा उन कार सेवकों को जिन्होंने ढांचा गिरा दिया था, क्योंकि अगर ढांचा ना गिरता तो पुरातत्व विभाग खुदाई नहीं कर सकता था। दिग्विजय सिंह जी चले, मैं ले चलते हैं उनको अयोध्या, उनको रामलला से मिला दूंगी मैं। अच्छा रहा आपने मुझसे पूछा है, मैं उनको निमंत्रण देती हूँ कि दादा भाई मेरे साथ चलो, मैं 17 की रात को पुष्पक से जा रही हूँ एक्सप्रेस से, और 18 को मैं अयोध्या पहुंच जाऊंगी, मेरे साथ रहें वहां, मैं रामलला से मिलाऊंगी उनको। मैं पूरे मुस्लिम समुदाय ने माननीय कोर्ट के ऑर्डर को सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं ओबीसी जी को और खरगे जी को, क्योंकि सब एक ही जात हैं, ये क्या है इनके केमिकल अलग अलग हैं, लेकिन इनके जो जिसको कहते हैं ना मूल तत्व एक ही है, वो है कि ये राजनीति करते हैं जातिवाद की, परिवारवाद की और सांप्रदायिकता की, इसलिए गोत्र इनका एक ही है। कुल मिलाकर पूरा देश राममय है। दिग्गज भी सियासत की गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जिसकी गंगोत्री 2024 लोकसभा चुनाव को माना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। भगवान राम भी छत्तीसगढ़ की राजनीति का हिस्सा बन गए हैं। भगवान राम, राम मंदिर और राम वन गमन पथ को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्माती रहती है। 23 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही राम का मुद्दा उठाया और ये साबित करने की कोशिश की कि राम उनके ही हैं। अब जब अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो छत्तीसगढ़ में राम को लेकर राजनीति चरम पर है। अयोध्या सहित पूरा देश राममय है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी।
देश के हर कोने में उत्सव का माहौल है। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में उत्सव की तैयारी है। इन सब के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस को धर्म विरोधी बता दिया है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे सिस्टम को खराब करने की कोशिश की। इनका वास्तविक चेहरा सामने आ गया है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। भगवान राम आस्था का केंद्र है। ये हमारे बीजेपी या किसी पार्टी के भगवान का राम नहीं है, सबके राम है। और इसके लिए सबको आगे आने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और भगवान राम के मंदिर बनने पर उनको तकलीफ होती है। भारतीय जनता पार्टी होती कौन है? हमें धर्म का प्रमाण पत्र देने वाली। यदि आज राम मंदिर बन रहा है तो इसकी शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। यदि राजीव गांधी ताला नहीं खुलवाए होते, वहाँ पे नियमित पूजा पाठ की व्यवस्था नहीं करवाए होते, तो आज यह मुकाम नहीं हासिल होता। राम मंदिर बन रहा है तो कोर्ट के फैसले से बन रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से यह बात कहती थी। छत्तीसगढ़ में राम को लेकर हो रही राजनीति नई नहीं है। पहले भी राम के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग होती रही है। अब जब भगवान राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि राम के ननिहाल में उनके नाम पर सियासी कहानी में पार्टियां और कौन से नए अध्याय लिखेंगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जोगी कांग्रेस के प्रमुख अमित जोगी की दिल्ली में मुलाकात कई कयास और कई मायने लेकर आई है। कांग्रेस जिसे बीजेपी की बी टीम बताती है, क्या 2024 में ये गठजोड़ कांग्रेस के लिए चुनौती बनेगा? ये रिपोर्ट देखिए। ये एक शिष्टाचार भेंट थी और इससे ज़्यादा और कुछ मैं इस स्तर पे अभी नहीं बोलूँगा। देखिए, जो भी प्रदेश हित में निर्णय होगा वो पार्टी लेगी। छत्तीसगढ़ के हित में लड़ते आए हैं। जो भी छत्तीसगढ़ और देश हित में होगा उस हिसाब से आगे काम करेंगे। 2023 चुनाव में जेसीसीजे को निराशा हाथ लगने के बाद अमित जोगी की शाह से मुलाकात कई तरह के समीकरण और मायने लेकर आई है। अमित जोगी भले ही खुलकर ना कहते हुए महज संकेत दे रहे हों, पर यह मुलाकात कई कयासों को साथ लेकर आई है। हम मुलाकात के मायनों को समझें, उससे पहले ये जान लीजिए कि जोगी कांग्रेस फिलहाल किस स्थिति में है। छत्तीसगढ़ में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही जोगी कांग्रेस, विरासत बचाने उतरे अमित जोगी नहीं बचा पाए जमानत। पाटन सीट से पूर्व सीएम भूपेश के सामने लड़ा था चुनाव। जोगी परिवार के तीनों लोगों को 23 में हार मिली है। 23 के चुनाव में ना तो कोई प्रत्याशी जीता और ना ही वोट शेयर बढ़ा। एक एक करके सभी दिग्गज नेता जोगी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। जबकि 2018 के चुनाव में जोगी कांग्रेस से 5 विधायक चुने गए थे। छत्तीसगढ़ के पहले सीएम अजीत जोगी की पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है, इसलिए कयास लगाना लाजमी है। वहीं दूसरी तरफ इस राजनीति का दूसरा सिरा भी है। कांग्रेस हमेशा से जोगी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताती रही। फिर चाहे अमित जोगी को Z+ सुरक्षा मिलना हो या फिर पाटन से भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ना, कांग्रेस बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप जेसीसीजे पर लगाती रही। वहीं पूर्व सीएम अजीत जोगी पर भी रमन सरकार को सपोर्ट करने के आरोप लगते थे। अब अमित जोगी और अमित शाह की मुलाकात हुई तो कांग्रेस ने फिर जुबानी तीर छोड़े। जोगी कांग्रेस का गठन ही भारतीय जनता पार्टी के हितों के लिए हुआ था। तो यदि जोगी कांग्रेस का विलय भारतीय जनता पार्टी में होने भी जा रहा तो कोई नई बात नहीं है या कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। जोगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इधर सूरजपुर में सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात को लेकर सवाल पूछा गया तो जवाब मुस्कुराहट के रूप में सामने आया। बिना बात के हम क्या बताएं। अच्छा, जेसीसीजे का विलय होगा बहुत बहुत भाजपा धन्यवाद। सीएम साय के रिएक्शन से जाहिर है कि नए समीकरणों की बागडोर केंद्र के हाथों में है। दोनों नेताओं की मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है और कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। विरासत बचाने की कोशिश में है अमित जोगी। जेसीसीजे का बीजेपी में कर सकते हैं विलय। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अमित जोगी। 24 में बन सकते हैं बीजेपी का आदिवासी चेहरा। आदिवासी बेल्ट में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले इन कयासों को नकारा नहीं जा सकता।
आने वाले दिनों में अगर ऐसा कुछ होता है, छत्तीसगढ़ में नए तरह की राजनीति का अध्याय शुरू होगा, तो इससे नए तरह के समीकरण बनेंगे, जो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए चुनौती बनेगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। विधानसभा में कारगर रहे टिकट फॉर्मूले को बीजेपी अब लोकसभा में भी अपनाने जा रही है। पार्टी इस बार नए और युवा चेहरों को मौका दे सकती है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा में नए चेहरों पर बीजेपी लगाएगी दांव। 10 सीटों पर नए चेहरे को उतारने का है प्लान। 3 बार सांसद रह चुके दिग्गजों पर संशय बरकरार। कमजोर प्रदर्शन वालों पर भी लटकी तलवार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में शानदार सफलता ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में प्रयोग करने का मौका दिया है। शायद यही वजह है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी पुराने चेहरों की जगह नए चेहरे उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी के रणनीतिकार आने वाले लोकसभा चुनाव में 3 और उससे ज्यादा बार सांसद रहे नेताओं को टिकट नहीं देने पर विचार कर रहे हैं। खबर है कि पार्टी लोकसभा चुनाव में 10 नए चेहरे उतार सकती है। इसके साथ ही कमजोर प्रदर्शन करने वाले सांसदों पर भी टिकट कटने की तलवार लटक रही है। बीजेपी ने प्रत्याशियों की तलाश के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। फिलहाल मध्य प्रदेश में 29 में से 5 सीटें खाली हैं। ये वो 5 सीटें हैं जहां के सांसद बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। इन सीटों पर बदल सकते हैं चेहरे। ग्वालियर से विवेक नारायण शेजवलकर, सागर से राज बहादुर सिंह, रीवा से जनार्दन मिश्रा, भोपाल से प्रज्ञा सिंह ठाकुर, विदिशा से रमाकांत भार्गव, शहडोल से हिमाद्री सिंह, मंदसौर से सुधीर गुप्ता, खरगोन से गजेंद्र सिंह पटेल। बीजेपी इस मसले पर फिलहाल खुलकर कुछ भी कहने से बचती दिख रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में नेताओं को साइडलाइन करने की परंपरा सी बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है कि जिसमें पुराने अनुभव और युवा जोश के साथ हम काम करते हैं, और यदि ऐसा न करें तो जो नया नेतृत्व है उसको विकसित होने का अवसर नहीं मिलता। जैसे कांग्रेस में हुआ कि वो एक बहता दरिया की बजाय एक बंद डबरा बन गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की कोई लाइन तय नहीं की है। हमारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा, वो चुनाव में भी मिलेगा और चुनाव के अलावा भी मिलेगा। उनके यहाँ सीनियरिटी का कोई महत्व नहीं है, ना उनके यहाँ कोई योग्यता और क्षमता का मूल्यांकन है। और ये अपन ने तीनों प्रदेश के चुनाव में के बाद मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया में देख लिया। अब ये उनका अपना इंटरनल मामला है, वो क्या प्रक्रिया अपनाते वो जाने। जहाँ पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र ना हो, उनके संदर्भ में हम क्या बात करेंगे। बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह वोटिंग से करीब 2 महीने पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की तरह पार्टी आकांक्षी यानी कि हारी हुई और कमजोर सीटों पर पहले नामों का ऐलान करेगी। नए चेहरों को मैदान में उतारकर बीजेपी सांसदों के खिलाफ चल रही एंटी इनकम्बेंसी का हल निकालने की कोशिश में है। नए चेहरे मध्य प्रदेश में बीजेपी के मिशन 29 के सपने को कितना पूरा कर पाएंगे, ये नतीजे आने के बाद ही तय होगा। दीपक द्विवेदी, बंसल न्यूज, भोपाल। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। खासकर ग्वालियर लोकसभा सीट पर सभी की नजर है। ग्वालियर देश की वीआईपी सीटों में शुमार है, जहां पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता सिंधिया, माधवराव सिंधिया जैसे नेता प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सिंधिया राजघराने के प्रभाव वाली इस सीट पर 2024 में कैसी है पार्टियों की रणनीति, आइए देखते हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट वो वीआईपी सीट जिसने देश को दिग्गज नेता दिए। ये वही सीट है जहां से पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता विजया राजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया जैसे नेता प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस सीट पर भले ही चेहरे और पार्टी बदलती रही, लेकिन कहीं न कहीं सिंधिया राजघराने का दबदबा कायम रहा है। अब 2024 को लेकर एक बार फिर बिसात बिछ रही है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद अब सियासी तस्वीर और समीकरण भी बदले हुए हैं। ये पहला मौका है जब पूरा सिंधिया राजघराना एक तरफ से चुनाव में अपनी भूमिका निभाएगा। 2007 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 में बीजेपी के विवेक नारायण शेजवलकर ने कांग्रेस के अशोक सिंह को हराकर गढ़ को बरकरार रखा। बीजेपी एक बार फिर जीत के इरादे से मैदान में उतर रही है। मौजूदा सांसद विवेक शेजवलकर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयभान सिंह पवैया जैसे नाम यहां से चर्चा में हैं। बीजेपी का दावा है कि न केवल ग्वालियर बल्कि प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। जिस कांग्रेस ने एक युवा के नाम पर ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जो कहता है कि पार्टी जाए तेल लेने, तो इस मानसिकता का व्यक्ति जिस पार्टी का, जिस संगठन का नेतृत्व करेगा, उसका परिणाम क्या होगा ये स्वतः नैसर्गिक रूप से समझ में आ रहा है। 29 में से एक सीट कांग्रेस को लोकसभा की पिछली बार मिल पाई थी। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ उस एक सीट को भी कांग्रेस से छीनने वाली है। कांग्रेस जीरो पे जाने वाली है और जीरो के लिए वो तैयारी जो कर रही है उसके लिए उसको मुबारकबाद। वहीं कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयार है। अशोक सिंह, जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, मीडिया विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष आरपी सिंह जैसे नाम रेस में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को भी भरोसा है कि इस बार जनमत कांग्रेस के पक्ष में आएगा। 14 जनवरी से शुरू हो रही राहुल गांधी न्याय यात्रा से भी कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। जिस प्रकार का परिवर्तन जो है शीर्ष नेतृत्व ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, युवाओं के हवाले कमान दी है मध्य प्रदेश की, तो युवा तुर्क की जो टीम आप देखेंगे पूरा फेरबदल देखेंगे। साथ ही साथ एक चक दे मध्य प्रदेश और चक दे इंडिया की टीम देखने को मिलेगी और आप देखोगे कि आगामी लोकसभा में एक तरफा जो है वो जनमत जो है वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा। ग्वालियर का सियासी समीकरण इस बार काफी दिलचस्प है। इस सीट में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 4 पर कांग्रेस तो 4 पर बीजेपी का कब्जा है। फिलहाल मुकाबला बराबरी का है। अब देखना होगा कि कौन ग्वालियर के गढ़ को जीतने में कामयाब होता है। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार के बाद नए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पहली बार 11 जनवरी को रायपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं। पायलट प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लेंगे, साथ ही जिला अध्यक्षों से भी चर्चा करेंगे। तो पायलट के दौरे के पहले छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। आखिर क्यों केदार कश्यप को आई कुमारी शैलजा की याद और कांग्रेस ने कैसे किया पलटवार, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद नए प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी बने हैं। पायलट 11 जनवरी को रायपुर पहुंचेंगे। सचिन प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक लेंगे। बैठक में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर रणनीति तो बनेगी ही, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस के पदाधिकारियों का गुस्सा फूट सकता है। हार को लेकर एक बार फिर कांग्रेस की अंतर्कलह सतह पर आ सकती है। सचिन पायलट के दौरे के पहले प्रदेश की सियासत में बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा सचिन पायलट के दौरे पर तंज कस रही है तो कांग्रेस भाजपा पर पलटवार कर रही है। स्वागत है और निश्चित तौर पे सचिन पायलट जी आने के बाद कितने पैराशूट यहाँ पर फिर से उतरेंगे, कौन कौन बाहर से आएंगे। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से लेकर के अब तक लगातार कार्रवाई हो रही है और हमें उम्मीद है कि सचिन पायलट जी जो कहते हैं पूर्व के जो कुमारी शैलजा थी उनके ऊपर जो आरोप लगे थे पैसे के लेन देन और बहुत सारे विषय को लेकर के, सचिन पायलट के ऊपर ऐसा आरोप न लगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त छत्तीसगढ़ प्रभारी श्री सचिन पायलट 11 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे रायपुर आ रहे हैं। इसी दिन वे 3 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी की, जिला अध्यक्षों की, मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की, सचिव की, संयुक्त सचिव की, इन सब की बैठक लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है वो कांग्रेस पार्टी में नहीं। प्रभारी बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे सचिन पायलट के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। बैठक को शांतिपूर्ण और सार्थक बनाना कांग्रेस के लिए चुनौती है। पायलट छत्तीसगढ़ कांग्रेस को कैसी उड़ान देते हैं, उसी से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए नतीजों की दिशा तय होगी। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज,
रायपुर। तो 24 के चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।